एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। एक्चुअली कल क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट अगर कभी ऐसा होता है इन केस तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग उस दिन के भी करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे 20th ऑफ दिसंबर के, साथ ही साथ आज के मतलब 21st ऑफ दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इसी वजह से आज मैंने रिवीजन सेशन भी इंक्लूड नहीं किया है, अदरवाइज वीडियो की लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं 20th ऑफ दिसंबर से और 21st ऑफ दिसंबर से। मतलब मान के चलिए लगभग आपको 30 क्वेश्चन आज देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बाकी कल से फिर हम लोग सेम वे प्रोसीड करेंगे अपना रिवीजन सेशन इंक्लूड करते हुए। तो वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा गैप आपका ना होने पाए, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी नहीं हो पाती है। तो अगर इन केस मैं लीव लेती हूँ तो फिर आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग नेक्स्ट डे उसको ज़रूर कवर कर लेंगे। ओके, बाकी आपको कल वेट करना पड़ा होगा और थोड़ी प्रॉब्लम भी आपको होगी आज इतना सारा क्वेश्चन डाइजेस्ट करने में, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, और मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा फिर दोबारा ना हो। ठीक है, चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। आज बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो पूरे सेशन में अटेंटिव रहिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022? एक्चुअली यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का 7th एडिशन। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, और इस साल का ये जो समिट था इसके लिए थीम क्या थी, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन अ लार्ज बेसिन। ठीक है, और फोकस क्या था, 5 P's को मैप और कन्वर्ज करना। ठीक है, और ये 5 P's क्या क्या है, पीपल, पॉलिसी, फिर प्लान, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सिर्फ इस क्वेश्चन से 2 बातें इंपॉर्टेंट है। कौन सी सिटी होस्ट थी इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट के लिए, ये है नई दिल्ली, और थीम क्या थी इस समिट के लिए, रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन अ लार्ज बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड इनॉग्रेटेड द 10 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटाइजेशन हब्स इन विच पर्टिकुलर स्टेट? आपसे पूछ रहे हैं कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हाल ही में 10 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटाइजेशन हब्स कौन से स्टेट में इनॉग्रेट किए हैं? तो हाल ही में इन्होंने 10 डिजिटाइजेशन हब्स को इनॉग्रेट कर दिया है उड़ीसा स्टेट में, और इसी के साथ अब टोटल 15 डिजिटाइजेशन हब्स फंक्शनल हो चुके हैं उड़ीसा स्टेट में, और ये कवर करते हैं टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को। ओके, और पहले क्या हुआ था, 4 तरह के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटाइजेशन सेंटर्स सेटअप किए गए थे पायलट बेसिस पे। कहाँ पे? कटक में, फिर गंजम में, इसके अलावा संबलपुर में और बालासुर में। ठीक है, और लेटर ऑन फिर ये जो रेस्ट 6 थे इनको भी फंक्शनल कर दिए गए थे। तो याद रखिएगा इनको कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, उड़ीसा स्टेट में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर? आपको बताना है कि जो नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है इसका नाम पलट के क्या रख दिया गया है। तो पार्लियामेंट ने हाल ही में नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट बिल 2022 पास कर दिया है, और इसी के साथ ये अमेंड करता है न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट 2019 को, और न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का नाम पलट के कर दिया गया है इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। ठीक है, तो इसमें जो है अब और भी तरह के जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, तो बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि न्यू दिल्ली की जगह पे इन्होंने टर्म इंडिया रख दिया है। बस अगर आपसे इस क्वेश्चन से कुछ भी पूछा जाएगा तो नाम पूछ लिया जाएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन टॉप्ड द ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स इन नवंबर फॉर द 4th month इन अ रो? तो
तो चौथी बार लगातार कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स को टॉप किया है? ये है UIDAI, फुल फॉर्म क्या होता है? द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसने टॉप कर दिया है ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स को, और इस इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड द पब्लिक ग्रीवेंसेस। ठीक है, और याद रखिएगा जो UIDAI है इसने टॉप किया है अमंग ऑल ग्रुप A मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड जो ऑटोनॉमस बॉडीज होती हैं जो कि पब्लिक ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करती हैं उनमें। ठीक है, और इसके अलावा UIDAI एक वजह से और न्यूज़ में था, अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले इसने लॉन्च किया था एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग बेस्ड चैटबॉट जिसका नाम था आधार मित्रा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं कि आधार मित्रा कौन सी इंस्टीट्यूशन का चैटबॉट है तो ध्यान में रखिएगा UIDAI का, और इसने जो है ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स को भी फाइनली टॉप कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो कजाकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काज़-इंद 2022 इज ऑर्गेनाइज्ड एट विच इंडियन स्टेट? तो ये एक्सरसाइज हाल ही में कंडक्ट हुई है उमरोई में। उमरोई कहाँ है? मेघालय स्टेट में। ठीक है, और ये 6th एडिशन था। किसके बीच में होता है? इंडिया और कजाकिस्तान। फाइन, और इसमें कजाकिस्तान आर्मी सोल्जर्स के साथ साथ इंडिया से साउथ और इंडियन आर्मी सोल्जर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो बस आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है कि काज़-इंद किसके बीच की एक्सरसाइज है? इंडिया और कजाकिस्तान के बीच की, और इस साल के लिए वेन्यू क्या था? मेघालय स्टेट। नेक्स्ट है, रक्से कार्पो एप्रिकॉट इज अ GI टैग प्रोडक्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? आपको बताना है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये कौन से स्टेट का GI टैग प्रोडक्ट है। एक्चुअली क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हैं, क्योंकि हाल ही में 9 तरह के नए आइटम्स डिफरेंट इंडियन स्टेट से ऐसे हैं जिनको कि GI टैग मिल चुका है। ठीक है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये रक्से कार्पो एप्रिकॉट और ये है लद्दाख का। ठीक है, इसके बाद एक और प्रोडक्ट है गमोसा, ये कहाँ से है? ये असम स्टेट से है। फिर इसके बाद है एक अलीबैग वाइट ऑनियन, और ये कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है? ये है महाराष्ट्र का। ठीक है, इसके बाद एक और है तंदूर रेड ग्राम, और ये किसका है? ये है तेलंगाना स्टेट का। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट कौन कौन से स्टेट से हैं, और इसी के साथ जो टोटल नंबर है GI टैग्स का इंडिया में वो अब कितना हो चुका है? 432। और टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं GI टैग प्रोडक्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा रजिस्टर है? सबसे ज़्यादा है कर्नाटका में, उसके बाद सेकंड है तमिलनाडु में, और फिर थर्ड है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये रक्से कार्पो एप्रिकॉट किसका है? लद्दाख का। इसके अलावा गमोसा है असम का, एयरबैग वाइट ऑनियन है महाराष्ट्र का, और तंदूर रेड ग्राम है तेलंगाना का। देखिए, इसके अलावा जो कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल है केरला की, हाल ही में इन्होंने अप्लाई किया है GI टैग के लिए अपनी फेमस बेपूर उरू बोट के लिए। ठीक है, ये एक तरह की वुडन शिप होती है या फिर आप सेलिंग वेसल कह सकते हैं, जो कि हैंडीक्राफ्टेड होती है बाय स्किल्ड आर्टिजन्स या फिर कारपेंटर्स इन द स्टेट ऑफ केरला। और ये जो बोट्स हैं ये सिंबल हैं केरला की ट्रेड रिलेशंस की इनकी गल्फ कंट्रीज के साथ। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं कि बेपोर उरू, ये टर्म ध्यान में रखिएगा, बेपोर उरू ये फ्लैगशिप प्रोडक्ट है कौन से स्टेट का? तो ध्यान में रखिएगा केरला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर अ रीसेंट रिपोर्ट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स इन इंडिया एज ऑफ 2022? तो एक रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स कितने हैं अगर हम 2022 में बात करें इंडिया में, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में लगभग 350 मिलियन ऑनलाइन ट्रांजैक्टिंग यूजर्स हैं अक्रॉस ई-कॉमर्स, शॉपिंग, ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी एंड OTT। ठीक है, और 40 to 45 मिलियन मैच्योर यूजर्स ऐसे हैं जो कि अपने वॉलेट का एक पर्टिकुलर हिस्सा ऑनलाइन खर्च करते हैं। ठीक है, और इस रिपोर्ट में इन्होंने एस्टिमेट किया है कि ये जो मैच्योर यूजर्स हैं ये $400 बिलियन ऑनलाइन स्पेंडिंग करने लगेंगे 2030 तक, और इंडिया में 780 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसके बाद इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर बेस हो चुका है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये फिगर कितना है? 350 मिलियन। देखिए, इसके अलावा एक और फैक्ट एंड फिगर का क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी आउटलुक में
इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को अनचेंज करते हुए 7% पे रखा है फॉर द करंट फिस्कल ईयर 23, ठीक है। और 2023-24 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ है वो अनचेंज इन्होंने रखी है एट 7.2%। और जो इंडिया का इन्फ्लेशन है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो बढ़ेगा 6.7% के साथ इन 2022-23 और उसके बाद ये गिर जाएगी वैल्यू 5.8% पे। तो याद रखिएगा एडीबी ने एशिया का जो फोरकास्ट है वो किया है कितने पे, 4.2% एक्सपेंशन पे, ठीक है। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ फिनेंशियल ईयर 23 के लिए एडीबी की फोरकास्ट कितनी है, तो ध्यान में रखिएगा 7%। ये चीज़ हमने पहले डिस्कस करी हुई है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो फोरकास्ट करती हैं डिफरेंट तरह के जीडीपी से रिलेटेड, वो आपको कहीं पे एक जगह नोट करके रखनी है क्योंकि ये यूजुअली आपसे पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द फेम। फेम क्या है? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने हाल ही में बताया कि फेम इंडिया स्कीम का जो फेज 2 था इसमें 1000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और फेम का फुल फॉर्म क्या है? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने सैंक्शन किए हैं 2877 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस टोटल 68 सिटीज़ में अक्रॉस 25 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इसके अलावा इन्होंने सैंक्शन किए हैं 520 चार्जिंग स्टेशंस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए अंडर फेज 1 ऑफ फेम इंडिया स्कीम, ठीक है। तो इसी वजह से ये न्यूज़ में था। दो चीज़ें पूछ सकते हैं आपसे कि फेम कौन सी मिनिस्ट्री में वर्क करती है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, या फिर आपसे फेम टर्म देके पूछ लेंगे कि इसमें ए किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है या फिर ई किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, तो आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। फाइन। नेक्स्ट है यूके, फ्रांस एंड यूएई extended the support for which countries permanent membership at United Nations Security Council। तो इन तीनों कंट्रीज ने हाल ही में कौन सी कंट्री की परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट किया है यूएनएससी में। तो इन्होंने हाल ही में ये एग्री कर लिया है कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिल जानी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और हमें पता है कि इंडिया जो है प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है यूएनएससी का दिसंबर मंथ के लिए 2022 के। इसके अलावा यूके ने सपोर्ट किया है 4 कंट्रीज को इनकी परमानेंट सीट के लिए। कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये? ब्राज़ील, जर्मनी, फिर इंडिया और जापान, ठीक है। और यूएनएसए की बात करें तो ये एक ग्लोबल बॉडी है जो कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखती है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप की बात हो रही है यूएनएससी में, इस वजह से ये टर्म काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। और देखिए इसके अलावा G7 ने हाल ही में $15.5 बिलियन डील अप्रूव कर दी है वियतनाम कंट्री के लिए। किस लिए? ताकि वियतनाम जो है वो कोल पावर से स्विच करके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर सके, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि एम क्या है, वियतनाम ताकि अपने कार्बन एमिशन को कम कर सके और वो नेट जीरो बन सके 2050 तक, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि G7 ने $15.5 बिलियन की डील कौन सी कंट्री के साथ अप्रूव कर दी है ताकि वो अपने क्लाइमेट डैमेजिंग पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके, तो ये कंट्री कौन सी है? वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज पास्ड द लॉ बैनिंग सिगरेट्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में एक लॉ पास किया है जिसके थ्रू इन्होंने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए सिगरेट को बैन डिसाइड किया है? ये कंट्री है न्यूजीलैंड, ठीक है। और इसी के साथ ये एक अटेम्प्ट रहेगा इनका कि ये टोबैको बैन कर सकें फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। और ये जो लॉ पास हुआ है न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में, इसके अकॉर्डिंग वो इंसान जो 2008 के बाद पैदा हुए हैं वो कभी भी सिगरेट और टोबैको को खरीद नहीं सकेंगे कंट्री के अंदर, ठीक है। और इसी के साथ जो अमाउंट ऑफ निकोटीन है जो सिगरेट्स में होती है उसको भी कम करने की बात करी गई है। इसके अलावा जो नंबर ऑफ रिटेलर्स हैं जो टोबैको सेल करते हैं उनको भी कट डाउन किया जाएगा बाय 90%, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि कौन सी कंट्री है जो सिगरेट बैन करने का एक लॉ पास कर चुकी है, ये है न्यूजीलैंड, ठीक है। तो यहाँ तक थे हमारे 20th ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स और अब हम इसके बाद 21st ऑफ दिसंबर की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ से आज के करंट अफेयर्स शुरू होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है यूथ को लैब यूथ इनोवेशन मूवमेंट इज एन इनिशिएटिव ऑफ
अटल इनोवेशन मिशन एंड विच इंस्टीट्यूशन। आपको बताना है कि ये जो यूथ को लैब है एक यूथ इनोवेशन मूवमेंट है, अटल इनोवेशन मिशन का इनिशिएटिव है और किसके साथ मिलके है आपको ये बताना है। तो हाल ही में जो 5th एडिशन था यूथ को लैब का, जो कि एशिया पैसिफिक का लार्जेस्ट यूथ इनोवेटिव मूवमेंट है, लॉन्च कर दिया गया है बाय अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया। ठीक है, इसको एक्चुअली लॉन्च किया गया था 2019 में बाय यूएनडीपी इंडिया इन पार्टनरशिप विद अटल इनोवेशन मिशन, और एम था कॉमन एजेंडा एस्टैब्लिश करना एशिया पैसिफिक कंट्रीज के लिए, ताकि वो यूथ को एम्पावर कर सकें, जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक्सेलरेट हो सके थ्रू लीडरशिप, सोशल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम। आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर स्कीम का नया नाम पलट के क्या रख दिया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स कौन है, स्मृति ईरानी जी, हाल ही में इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम पलट के रख दिया गया है प्रधानमंत्री विरासत से संवर्धन, मतलब पीएम विकास। ठीक है, और इसके साथ 5 तरह की स्कीम्स को मर्ज कर दिया गया है। कौन कौन सी हैं, सीखो और कमाओ, फिर इसके बाद सेकंड थी उस्ताद स्कीम, फिर थर्ड थी हमारी धरोहर, और उसके बाद 4th स्कीम जो मर्ज हुई है वो कौन सी है, नई रोशनी, और उसके बाद 5th है नई मंजिल। ठीक है, और इस स्कीम को फाइनली अप्रूव कर दिया है कैबिनेट ने फॉर द पीरियड ऑफ 15th फिनेंस कमीशन। तो ध्यान में रखने वाली बात सिर्फ क्या है कि प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम पलट के रख दिया गया है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, मतलब पीएम विकास। और देखिए, इसके अलावा रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट, जो कि फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है रिलायंस रिटेल वेंचर्स की, हाल ही में इन्होंने लॉन्च किया है एफएमसीजी ब्रांड, जिसका नाम है इंडिपेंडेंस। ठीक है, और रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट ने अनाउंस किया है होम ग्रोन कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ब्रांड को लॉन्च कर दिया गया है, कहाँ से, गुजरात स्टेट से। ठीक है, और ये जो कंपनी की नई ब्रांड है ये compete करेगी विद टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, अदानी, विलमार एंड आईटीसी लिमिटेड एटसेट्रा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं कि जो एफएमसीजी प्रोडक्ट हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है रिलायंस ने, उसका ब्रांड नेम क्या है, तो ध्यान में रखिएगा, उसका ब्रांड नेम है इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी बिकेम द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई मस्ट से। तो टाटा स्टील लिमिटेड ने हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विथ हॉकी इंडिया, और इसी के साथ अब ये बन गए हैं ऑफिशियल पार्टनर FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 के लिए। ठीक है, और ये 15th एडिशन है इस टॉप टूर्नामेंट का, और याद रखिएगा ये कहाँ पे होगा, भुवनेश्वर और रौरकेला में ड्यूरिंग 2023। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा टाटा स्टील। इस क्वेश्चन से 2 बातें ध्यान में रखनी है आपको। सबसे पहले ऑफिशियल पार्टनर कौन सी है इस वर्ल्ड कप के लिए, तो ये है टाटा स्टील, और ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा स्टेट होस्ट है इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, तो याद रखिएगा उड़ीसा। नेक्स्ट है, सूर्य किरण इज अ ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। आपको बताना है सूर्य किरण कौन से 2 कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है। तो 16th एडिशन था ये इंडो नेपाल ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज का, जिसका नाम है सूर्य किरण, और ये हाल ही में स्टार्ट हुई थी नेपाल में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हर साल होती है, और लास्ट ईयर जो 15th एडिशन था इसका वो हुआ था पिथौरगढ़ में, जो कि है उत्तराखंड में। ठीक है, तो जो पुराना एडिशन है ये आपको कभी नहीं पूछा जाएगा, बस आपको ध्यान में रखना है कि सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच की एक्सरसाइज है, और इस साल के लिए वेन्यू भी नेपाल था। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन वन 9 नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स फॉर द ईयर 2022। तो 2022 के लिए 9 तरह के नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स कौन सी इंस्टीट्यूशन ने हाल ही में जीत लिए हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में प्रेजेंट किए हैं नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स, नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी अवार्ड्स, कब, ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। ठीक है, और इंडियन रेलवेज को टोटल 9 तरह के नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स दिए गए हैं बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि वर्क करती है अंडर
द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, और 2 इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन हैं जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट है कैचेगुड़ा स्टेशन और सेकंड है गुंतकल रेलवे स्टेशन। ठीक है, दोनों साउथ सेंट्रल रेलवेज के हैं और इनको जो है फर्स्ट और सेकंड प्राइज मिला है फॉर एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स। ठीक है, तो ये दोनों स्टेशन भी इंपॉर्टेंट है इस वजह से। और ध्यान रखिएगा इंडियन रेलवेज को जो है 9 तरह के अवार्ड्स मिले हैं। नेक्स्ट है इंडिया सक्सेसफुली कैरिड आउट द ट्रायल्स ऑफ विच न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। तो इंडिया ने हाल ही में कौन सी न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल का ट्रायल कंडक्ट कर लिया है? तो ये है अग्नि 5। ठीक है, और इस मिसाइल को फायर किया गया था फ्रॉम अब्दुल कलाम आइलैंड्स ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा और ये 9th फ्लाइट थी अग्नि 5 की। ठीक है, आपको कमेंट्स में मेंशन करना है कि जो अग्नि सीरीज की मिसाइल्स होती हैं ये कौन सी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती है। अपने जवाब सब लोग कमेंट्स में मेंशन करेंगे। और इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है कि अग्नि 5 एक तरह की बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा इंडिया ने अब सभी 36 राफेल एयरक्राफ्ट रिसीव कर लिए हैं फ्रांस कंट्री से। ठीक है, लास्ट एयरक्राफ्ट जो था वो हाल ही में लैंड हुआ है इंडिया में और इंडिया एंड फ्रांस ने ये इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट साइन किया था 2016 में, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि फ्रांस 36 राफेल फाइटर जेट्स प्रोवाइड करेगी इंडिया को। कितनी लागत के साथ? 60,000 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि टोटल हमने कितने राफेल जेट्स लिए हैं फ्रांस से। आंसर हो जाएगा 36। उल्टा भी करके आपसे पूछ सकते हैं कि राफेल फाइटर जेट इंडिया ने कौन सी कंट्री से खरीदे हैं, तो ध्यान रखिएगा फ्रांस से। नेक्स्ट है एज पर द रीसेंट डेटा व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट ऑन द एडवर्टीजमेंट्स ऑफ इट्स पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स ओवर द लास्ट 5 years। तो एक डेटा के मुताबिक कितना अमाउंट स्पेंड किया है गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स का एडवर्टीजमेंट करने में पिछले 5 सालों के अंदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने हाल ही में बताया कि गवर्नमेंट ने स्पेंड किए हैं 3723 करोड़ रुपीस इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए। और थोड़ा सा डिवाइड करें अगर तो 1220 करोड़ रुपीस स्पेंड हुए थे ऑन एडवर्टीजमेंट इन 2017 to 18। इसके अलावा 1106 करोड़ रुपीस खर्च हुए फिर 2018 और 19 में। फिर इसके बाद 627 करोड़ रुपीस इन्होंने खर्च किए हैं 2019 और 20 में। फिर 349 करोड़ रुपीस इन्होंने स्पेंड किए 2020 से 21 में। फिर 264 करोड़ रुपीस इन्होंने खर्च किए हैं 2021 से 22 में। ठीक है, और करंट फाइनेंशियल ईयर में अब तक दिसंबर मंथ तक इन्होंने 154 करोड़ रुपीस स्पेंड कर लिए हैं। तो ध्यान में रखिएगा करेक्ट आंसर है 3723 करोड़ रुपीस। और ये वाला फैक्ट एंड फिगर आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये बस समझाने के लिए है कि क्या ट्रेंड रहा पिछले 5 सालों में। नेक्स्ट है विच कंट्री रिसेंटली इम्पोज्ड द न्यू सैंक्शंस ऑन रशियाज फाइनेंशियल सेक्टर। तो रशिया के फाइनेंशियल सेक्टर पे कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में नए तरह के सैंक्शन इम्पोज कर दिए हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए। ठीक है, और इसमें जो है इन्होंने कंट्री के रिचेस्ट मैन व्लादिमीर पुतिन को भी इंक्लूड किया है, इनकी फैमिली को, साथ ही एक कमर्शियल बैंक जो इन्होंने हाल ही में अक्वायर किया था उसको भी। तो सैंक्शंस डिफरेंट तरीके इम्पोज कर दिए गए हैं लगभग 40 लोगों के ऊपर जो कि लिंक थे रशिया के फाइनेंशियल सेक्टर से, साथ ही 17 सब्सिडरीज के ऊपर भी जो रिलेटेड थी वीटीबी बैंक से, और ये रशिया का सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रशिया की फाइनेंशियल सेक्टर पे हाल ही में यूएसए ने कुछ सैंक्शंस इम्पोज कर दिए हैं। नेक्स्ट है विच इंडियन प्लेयर वन द $10,000 जूलियस बेयर चैलेंजर चैंपियनशिप इन टेल अवीव। तो इंडिया के एस चेस प्लेयर आर प्रज्ञानंदा ने इस चैंपियनशिप को जीत लिया है और इन्होंने किसको हरा के जीता है? तो ये हैं तमिलनाडु के ग्रैंड मास्टर वी प्रणव को। ठीक है, और प्रज्ञानंदा के बारे में याद रखिएगा कि ये विनर हैं 2021 के चैलेंजर टूर के। साथ ही प्रणव की बात करें तो ये 2022 के चैलेंजर टूर चैंपियन हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किसने जीता है ये वाली चैंपियनशिप? प्रज्ञानंदा आर ने। आपको कमेंट्स में मेंशन करना है कि वी प्रणव कौन से नंबर के इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं। लास्ट क्वेश्चन है हु वर क्राउन्ड एज द ITF वर्ल्ड चैंपियंस फॉर द ईयर 2022। तो वर्ल्ड चैंपियंस ITF किसको बनाया गया है 2022 के लिए? ये हैं राफेल नडाल और ये 5वीं बार लगातार इस खिताब के लिए नॉमिनेट हुए हैं। इसके बाद फीमेल कैटेगरी में है इगा स्वियातेक। ठीक है,
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राफेल नडाल एंड इगा स्वियातेक। और इगा स्वियातेक के बारे में ये भी याद रखिएगा कि ये जो है WTA प्लेयर ऑफ द ईयर भी बनी थी, ठीक है। और इसके अलावा कमेंट्स में ज़रा मेंशन करिए कि राफेल नडाल और इगा स्वियातेक कौन कौन सी कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। तो ये थे कल के और आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आज हमने रिवीजन सेशन नहीं रखा था, रीज़न ऑब्वियस था कि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और आप सब बोर हो जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस पे डाइजेस्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बाकी कल से हम लोग फिर से अपने प्रॉपर रूटीन पे चलेंगे, मतलब शुरू में करंट अफेयर्स, फिर रिवीजन और फिर क्विज, ठीक है। तो अगर कभी इस तरह की अर्जेंट लीव मुझे लेनी पड़ती है तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करिए, मैं उसको कहीं ना कहीं से आपका कवर करा दूंगी, आपका लॉस नहीं होने पाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.